नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, इस हफ्ते का आगाज़ भी बड़ी गर्मा गर्म खबरों के साथ हुआ है। आज का दिन भी बड़ा अहम था। बड़े अहम केस की आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। बड़ा सादा सा मामला था कि जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली है दोस्त नज़ारी, उनकी रूलिंग ठीक थी या नहीं, आईनी थी या नहीं, ये वो सवाल था जो बार बार आज अदालत में उठाया गया। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से ये सवाल कि डायरेक्शन किसकी होंगी, आर्टिकल 63A की तशरीह के मुताबिक पार्लिमानी लीडर की या फिर पार्टी हेड की। ये सवाल 20 से ज़्यादा मरतबा पूछा गया, लेकिन पूरा दिन आज जो समाअत चलती रही है उसके अंदर इस के जवाब को छोड़कर बाकी सारे मामलात के ऊपर बात होती रही। कभी फुल कोर्ट का बार बार मुतालबा किया गया, कभी ये कहा गया कि इस मामले को छोड़कर पहले 63A की तशरीह के नज़र-ए-सानी फैसले के ऊपर समाअत की जाए। लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने 2 मरतबा फुल कोर्ट की तश्कील जो थी उसको मुस्तरद किया और कहा कि यही बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई अहम फैसले इसी बेंच की जानिब से किए गए हैं। और हुक्मरान इत्तेहाद जो है पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे बार बार इस बेंच के ऊपर वो बात भी कर रहा था, तनकीद भी कर रहा था और बार बार फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा था। यहाँ तक कहा गया कि अगर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा नहीं माना जाता है तो फिर हम अदालती कार्रवाई जो है उसका बॉयकॉट करेंगे। और इस वक्त भी जब ये फैसला सुना दिया गया, दोबारा से मुस्तरद कर दी गई है फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा, तो हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो ये कहते हैं कि फुल कोर्ट के मुतालबे से हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो बुनियादी सवाल था इस केस का, उसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ठीक थी या नहीं थी। बहरहाल इस केस की समाअत जो है वो कल सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज जो पूरा दिन होता रहा उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, हामिदुल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ देर के बाद, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हैदर वहीद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस मामले के ऊपर बात करेंगे। राना एहसान साहब, सबसे पहले सर मैं आपकी तरफ आती हूँ। सर, ये जो फुल कोर्ट का मुतालबा नून लीग और PDM और इत्तेहादी जमातें आपकी कर रही थी, सबसे पहले मुतालबा मुस्तरद हो गया, लेकिन बुनियादी वजह इसकी क्या थी? क्या इस बेंच के ऊपर एतबार नहीं था कि बार बार फुल कोर्ट की बात की जा रही थी और अभी भी कह रहे हैं कि हम इस मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत ये जो फैसला किया है अभी इस 3 मेंबर बेंच ने, मैं समझता हूँ इसके असरात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। और वो किस तरीके से? क्योंकि ये कोई मुतालबा जो है, आपने देखा कि जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके अलावा जो पुराने सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके अलावा जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी है, उसका ये ख्याल था कि ये कोई इतना बुरा मुतालबा नहीं है। इससे ये तासर जो है वो मजबूत हो गया है कि ये एक मखसूस जो बेंच है वो मखसूस किस्म के फैसले एक पार्टी के खिलाफ करता जा रहा है और करता चला आ रहा है। और जो बाकी जो जज हैं वो उनसे क्या डर है, कोई खौफ है? यानी कि फैसले अगर आईन और कानून के मुताबिक हैं और उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है तो बाकी जजेस को शामिल करके क्या कोई कमज़ोरी फैसले की बाहर आ जाएगी? क्या वो कमज़ोरी छुपाई जाने की कोशिश की जा रही है? क्या कानून के मुताबिक नहीं हो रहा कि ज़्यादा मेंबर अगर बैठ जाएंगे उसके अंदर तो क्या वो जो ये फैसला करना चाह रहा है मखसूस बेंच, जिसकी वो निशानदेही भी उसने पिछली हेयरिंग में भी की, क्या वो उसके मुताबिक चलना चाह रहे हैं? और उनको खतरा है कि अगर फुल बेंच होगा या फुल कोर्ट होगा तो शायद जो ये करना चाह रहे हैं वो मुकम्मल ना हो। ये बहुत पूरी की पूरी जो सुप्रीम कोर्ट की जो साख है उसको मुतासिर करता है, उसको मुतनाज़ा बनाता है। क्योंकि इसकी कबाहत क्या है? और जो बहाना दिया गया कि छुट्टियां जो हैं वो यानी कि आ रही हैं, भाई ये छुट्टियां इतनी ज़रूरी हैं कि एक 9 करोड़ या 10 करोड़ की जो अवाम का सूबा है उसकी आगे उसके फ्यूचर का फैसला जो है वो अहम नहीं है? और छुट्टियों को बहाना बना के इसको मुस्तरद करना मैं समझता हूँ। और फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक मेजॉरिटी वोट जो मेजॉरिटी वोट पाकिस्तान का ले चुकी हैं, उसके इस डिमांड को मुस्तरद इतनी छोटी सी बात पे करना मैं समझता हूँ जो कि बड़ी ऐसे नहीं होना चाहिए। राना एहसान साहब, ये बताइए कि क्या ये 3 रुकनी बेंच है जिसके अंदर चीफ जस्टिस खुद भी शामिल है, क्या इस बेंच के ऊपर भरोसा नहीं है नून लीग को या आपकी इत्तेहादी जमातों को? और तासुर की आपने बात की कि तासुर जो है वो बड़ा नेगेटिव गया है, लेकिन एक तासुर ये भी तो जाता है फुल कोर्ट के मुतालबे से, जिसका जिक्र चीफ जस्टिस साहब ने भी किया कि सितंबर तक नहीं बन सकता, कि आप लोग डिलेइंग टैक्टिक्स इसके लिए यूज कर रहे हैं, बार बार समाअत मुलतवी कराने की कोशिश भी की गई।
या जो पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं पार्टी हेड के मुतालिक कि उसकी क्या राना साहब फुल बेंच बनाना तो चीफ जस्टिस का डिस्क्रेशन है ना, कहीं उनसे प्रेशर में डालकर ब्लैकमेल करके कोशिश दबाव में लाकर तो नहीं करवाया जा सकता। डिस्क्रेशन तो हर चीज देखें। अच्छा, हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, यही सवाल मैं उनकी तरफ लेके तो बिल्कुल मैं आती हूँ आपकी तरफ। राना एहसान साहब, हैदर वहीद साहब, सर वेलकम इन द शो। सर, सबसे पहले तो ये डिस्क्रेशन चीफ जस्टिस का है, फुल कोर्ट उन्होंने बनाना है या नहीं बनाना, लेकिन जिस तरह से बार बार मुतालबा किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने देखा कि प्रेशराइज करने की भी एक तरह से कोशिश की जा रही है कि हम मानेंगे नहीं, हम अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्या लाजिम है चीफ जस्टिस के लिए मानना कि अगर एक फरीक मुतालबा कर रहा है कि फुल कोर्ट बनाए तो उनको बनाना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है कि बनाना ही पड़ेगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन और सवाबदीद भी उन्हीं की होती है। लेकिन पेचीदगियाँ जो है वो सिर्फ कानूनी नहीं होती। अगर चीफ जस्टिस साहब समझते हैं कि कानूनी पेचीदगियाँ यहाँ नहीं हैं और ये सादा सा मामला है जिसमें फुल कोर्ट की विजडम और जुडिशल डिलिबरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी पेचीदगियाँ जो हैं वो इस केस में कानून से हट के भी हैं और इंसाफ सिर्फ ना सिर्फ के होना चाहिए बल्कि होते हुए नज़र आना चाहिए। तो उस हद तक इस चीज़ को भी कंसिडर करना ज़रूरी था कि किस तरह से आधे पाकिस्तान की शायद ये डिमांड बन गई थी, गिवन दैट पीडीएम जो है वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ वोट उनके पीछे खड़े हैं और सिर्फ इसलिए कि नज़र आए कि इंसाफ हुआ है, शायद इसको कंसिडर करना चाहिए था। जहाँ तक उनकी ये बात है कि पुराने फैसले जो हैं उनको इनके साथ जी, तो ये रिकग्नाइज करने के लिए कि पुराने फैसले और नए फैसले जा सकता है आसानी से और इसमें जरूरत नहीं है फुल कोर्ट की, तो उसके आना तो नहीं चाहिए भाई। जी 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 सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। सॉरी, आई थिंक ये किसी और से, आई अपोलोजाइज। असल में आवाज यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, यहाँ पे मामलात सिर्फ कानूनी या कोर्ट रूम के दायरे के नहीं थे। जब हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ मामलात मजीद भी देखने के होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सवाबदीद चीफ जस्टिस साहब की है। अगर वो समझते हैं कि यहाँ वो कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद नहीं थी जिसके लिए कि फुल कोर्ट की ज़रूरत हो, या फुल कोर्ट जो है वो इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि सिर्फ मजीद 2 जज साहिबान शहर में मौजूद हैं और जो है वो कुछ बाहर भी गए हुए हैं, तो वो फिर भी एक सेकेंडरी बात है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, ये भी देखना ज़रूरी है कि कानून और इंसाफ को होते हुए नज़र भी आना चाहिए, जिसके लिए अगर फुल कोर्ट बन जाता तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा एक ऐसा अमल हो सकता था, ज़्यादा प्रैक्टिकल होता, ज़्यादा मेरे ख्याल से ओवरऑल जो फैसला आएगा तो उसकी आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा होती। लेकिन बहरहाल ये सवाबदीद जिस तरह मैंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब की है और उन्होंने यही फैसला किया कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा हैदर वहीद साहब, ये जो अदालती बॉयकॉट करने की बात की गई वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह या जो बाकी इस हुकूमत के रहनुमा हैं उनकी जानिब से, इस धमकी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या अदालती कार्रवाई पर इसका कोई असर हो सकता है? देखिए, बॉयकॉट तो एक सियासी और इलेक्शंस के हवाले से यूज़ करने वाली टर्म है। अगर आप केस में फरीक हों और आप ना अपीयर हों, आपके वकील ना अपीयर हों और तहरीरी जवाब भी ना हो, तो फिर आपके मौक़िफ़ के बगैर फैसला हो जाता है, क्योंकि बेसिकली पटिशनर तो परवेज़ इलाही साहब हैं और उनका कहना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को ख़त्म किया जाए, यह गैर आइनी है और आपकी जजमेंट्स के मुतरादिफ है। अगर कोई कहना चाहता है नहीं, ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पे ही दी गई है, तो वो फिर आके दलाइल पेश करे। अगर कोई दलाइल पेश नहीं करता तो फिर उसकी एब्सेंस में फैसला हो जाता है। लेकिन सियासी तौर पे ये बात इतनी सादा नहीं है, क्योंकि सियासी तौर पे तासुर कुछ यही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच पे अदम एतमाद का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है, इजहार किया जा रहा है और शिद्दत से इजहार किया जा रहा है। और वो अदम एतमाद जो है वो किस हद तक इस फैसले की एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से रेलेवेंट होगा या नहीं होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। जाहिर है कि अदलिया के लिए ये एक कंसिडरेशन की बात तो है। दूसरी तरफ ये भी है कि अदलिया ऑब्वियसली अपनी साख और अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो दबाव के ज़रिए से जो है वो गिव अप भी नहीं करना चाहती। आई थिंक कि फुल कोर्ट का जो दरख्वास्त थी वो रीज़नेबल थी
और उस पर अगर हो जाती कोई बात ज़्यादा खुशअस्लूबी से तो वो बेहतर होता मेरे ख्याल से अदल के निज़ाम के लिए और कानून के लिए और अवाम के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन बहरहाल ये जवाब दी चीफ जस्टिस साहब। सही है। अच्छा सर, एक दो सवाल हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे अपने बाकी जो मेहमान हैं उनकी तरफ। सर, जो बुनियादी सवाल था कि किसकी पॉलिसी मानी जाएगी या किसकी हिदायत मानी जाएंगी, पार्लिमानी लीडर की या फिर पार्टी हेड की? आपने आर्टिकल 63A उसकी तशरीह जो आई थी वो भी पढ़ी, उसकी तशरीह के मुताबिक सर किसकी हिदायत मानी जानी चाहिए? देखें, कुछ जो इंटरप्रिटेशन प्रीवियस कुछ जजमेंट्स की है जहाँ पे ये फ्रंट एंड सेंटर तो इशू नहीं था, लेकिन जो तशरीह की गई है 18वीं तरमीम के केस में या नवाज शरीफ साहब के केस, उससे इंदिया तो कुछ यही मिलता है कि पार्टी हेड को, क्योंकि वोट उसका है और पार्लियामेंट्री लीडर उसके मातहत जैसे समझा गया है और डायरेक्शंस जो हैं अगर पार्टी हेड की हों तो पार्लियामानी पार्टी पे जो है वो बाइंडिंग समझी गई हैं, तो इंटरचेंजेबली सॉर्ट ऑफ यूज किया गया है पार्लियामेंट्री लीडर को और पार्टी के लीडर को, जिससे इशारा इसी तरफ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो सरबराह है उसके डायरेक्शन जो हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टी पे क्योंकि बाइंडिंग है, क्योंकि वोट उसका है, तो लिहाजा उसके डायरेक्शंस इन दिस केस चौधरी शुजात का वो जो लेटर है वो आर्टिकल 63A की जो रिक्वायरमेंट है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शंस हों तो वो उस रिक्वायरमेंट को मीट करता है। दूसरी तरफ बहस ये है कि जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टीज डायरेक्शन है, जबकि पॉलिटिकल पार्टी हेड के हवाले से डिफेक्शन के बाद जाके डीसीटिंग का अमल जो है वो जोड़ा गया है। तो क्या फिर क्योंकि दो डिफरेंट टर्म्स हैं तो लाजमन दो डिफरेंट मायने से निकाले जाएं? क्या पॉलिटिकल पार्टी हेड की डायरेक्शन पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस का एक सबसेट देखा जाए या नहीं? इसी पे अब मेरिट्स पे फैसला होगा, अभी तक इस पे फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका ये है कि एक तरफ पार्टी हेड क्योंकि वोट उसका है तो लिहाजा वही चलाता है पार्टी, अगर उसके डायरेक्शंस पे ही पार्टी चलती है तो फिर जाहिर है कि पार्लियामानी पार्टी भी उसी के डायरेक्शंस पे चलनी चाहिए। और दूसरी तरफ का कॉन्सेप्ट ये है कि पार्लियामानी पार्टी जो है वो डमी नहीं है, वो डिक्टेशन नहीं लेगी जो पार्लियामान के बाहर पॉलिटिकल लीडर है उससे, और पार्लियामान के मामलात पे वो आज़ाद होगी कि अपने फैसले वो खुद कर सके। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, लीगल थियरीज हैं जिसकी बुनियाद पे तशरीह होगी कि हमारा आइन का आर्टिकल 63A एक्चुअली क्या कहता है। सही। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सर आपकी तरफ में आती हूँ। सबसे पहले तो सर ये आज पूरा दिन अदालत के अंदर फुल कोर्ट का मुतालबा, पहले अदालत ने 5:30 बजे फैसला सुनाया कि नहीं बनाया जाएगा, यही बेंच समाअत करेगा, फिर अब से थोड़ी देर पहले दोबारा से यही फैसला आया है और कल सुबह 11:30 बजे होगी इसकी समाअत दोबारा से। सर ये बार बार फुल कोर्ट का मुतालबा आपको क्या लगता है क्यों किया जा रहा है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से? देखें, एक आदमी जो कभी इलेक्ट ही नहीं हुआ, कभी भी वज़ीर आला इलेक्ट नहीं हुआ, उसने 2.5-3 महीने हुकूमत कर ली और 2.5-3 महीने मुख्तलिफ नामों से जो हुकूमत की है, ये इसका चस्का पड़ गया इनको कि देखें एक शर्मिंदगी की बात है कि आपने पहले एक गलत काम किया कि आपने वोट खरीदे, वोट खरीद के आप एक जाली या एक आप जो प्रैक्टिकली प्रोसीजर कंप्लीट ही नहीं हुआ, इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो आप वज़ीर आला बन गए। फिर आपके पीछे कोई ऐसी नादीदा कुव्वतें थी जिनको लोग न्यूट्रल भी कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, खलाई महलूक भी मियाँ साहब कहते हैं, बाकी कुछ भी कहते हैं, हम भी सारा कुछ कहना चाहते हैं। सो उन लोगों ने यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी को और IG को कहा कि जनाब ये जो कुछ ये बच्चा कहता है वही कुछ करो। अच्छा, वो कुछ होता रहा और अल्टीमेटली जाके फिर जो इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन में जाके मतलब वो डीसीट हुए लोग, मतलब अदालत का एक फैसला आ गया कि वो लोग जिन लोगों ने डिफेक्शन की थी वो डीसीट हो गए। डीसीट होना ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिन लोगों को आपने लिया था उनका वोट भी काउंट नहीं हुआ, डीसीट हुए, आप अनइलेक्टेड या इलीगल वज़ीर आला रह गए। उसके बाद फिर अगला इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में ये 20 में से 4 सीटें से जीत सके। जो 20 में से 4 सीटें जीत सके इन हालात में कि हुकूमत अपनी है, पुलिस अपनी है, इलेक्शन कमीशन अपना है और राज्य के धांधली की, जी भर के बेशर्मी से धांधली की, फिर भी आप 4 सीटों पर इलेक्शन जीत सके तो आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। आपने नहीं किया तो आप चले गए, आप कह लें कि वोट खरीदने चले गए जरदारी साहब। अब जरदारी साहब पंजाब में इतने ज़्यादा काबिल नफरीन है कि लोग आप कह लें कि उसका नुकसान नून लीग को होगा, पहले भी हुआ है। और फिर जब उनसे भी बात नहीं बनी तो फिर पीछे एक और नादीदा कुव्वत आई, नादीदा साहब आए, तो उन्होंने आकर उनको धमकी दी शुजात साहब को और उनसे लेटर लिखवाया।
अब बेसिक जो बात है, जो स्पिरिट है इस लॉ की, और वो भी पहुंचा आखिरी बाद में जाकर डिसाइड हुआ, जब उनके पूरे 10 के 10 वोटों को कोई इतला नहीं गई, तो बाद में जाके एक पर्ची निकाली कि जनाब ये भी एक है। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में अगर देखें तो जगह जगह शर्मिंदगी की बात है, जगह जगह शर्मिंदगी की बात है। फिर जिस बंदे ने, जिस डिप्टी स्पीकर ने किया, वो फरार हो गए कि वो यहाँ पे है नहीं, वो आके उसको आप कह लें डिफेंड करने को तैयार नहीं है। फिर अगली बात आई कि जनाब आप कह लें कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ठीक है, ये गलत है। आज सारे दिन में, और परसों भी 26 बार पूछा गया, 26 बार में एक भी बंदे ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। और जो केस आप कह लें सब जुडियस था, अभी केस लगना था, उसके बारे में 12 पार्टियों के सरबराहों ने बैठ के फैसला आप कह लें धमकियां दी, और जो केस अभी लगना था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह 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 वगैरह। अब 12 पार्टियों के सरबराह अगर धमकियां दें तो उसकी बेस पे और एक ही मुतालबा कि जनाब लार्ज बेंच बनाए, फिर जजों के नाम बताए गए कि फलां को भी लाएं, फलां को भी लाएं, फलां को भी लाएं, तो भाई घर बैठ के फैसला कर लो। सो मैं इन दो लोगों को मैं कहना चाहता हूं, एक पीडीएम को और दूसरा जो लोग इनको लेके आए हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क आज डूब गया, बैठ गया, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मैं दोनों को कहना चाहता हूं यार कहीं ना कहीं को हद होती है, किसी बात की को हद होती है, अपनी बेइज्जती कराने की हद होती है। आप कह लें कि किसी जगह पे जाके इस मुल्क का नुकसान करने की, सूबे का नुकसान करने की, कहीं झूठ बोलने की कोई हद होती है, किसी जगह थ्रेटन करने की, आप कह लें जमहूरियत का बेड़ा गर्क करने की कोई हद होती है। तो जब सारी हदें क्रॉस करके, देखिए मैं समझता हूं जमहूरियत के लिए बड़ा अच्छा हुआ कि इस बार जो लोग धमकियां देते थे, पैसे लाते थे, उनका काम नहीं चला। ये मैं समझता हूं पहली बार अच्छा काम हुआ पाकिस्तान में, लोगों ने पैसे भी नहीं लिए और लोग धमकी भी नहीं आए। आपने धमकियां दे ली, आपने लाइव थ्रेट दे ली, आपने कैद की के लिया, फोटो आप फाइलें लाते हैं, आप वीडियो लाते हैं, ऑडियो लाते हैं, वीडियो ऑडियो फाइल, धमकी, जान, अपना लाइव थ्रेट, सारा कुछ लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। मैं समझता हूं इस मुल्क की तारीख में ये तारीखी मोमेंट है, हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं कि जब लोगों ने ताकतवरों का, कमजोरों का, लुटेरों का, आपका हुकूमत का, पैसे, हर चीज को रिफ्यूज कर दिया लोगों ने। लिहाजा ये एक अच्छी बात हुई। और अगली आखिरकार सारे दिन में किसी बंदे ने आके अपना केस नहीं लड़ा। एक ही बात कि जनाब इसे डिले कर दें। भाई 3 महीने आपका एक बच्चा ऐसा आ गया सामने, इतना उसका लोग इतनी नफरत करते, मतलब उसका नाम बिगड़ गया इसलिए कि वो बेसिकली अनइलेक्टेड है, वो एक गैर कानूनी था, तो जज साहब के नाम पे जुबान भी फिसल गई। मैं समझता हूं सर वाकई में ये हुआ है, क्योंकि ये वाकई ऐसा हुआ है ना, ये आप मीम तो नहीं बता रहे, यही रिपोर्ट हुआ है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। मैंने पहले नहीं माना, फिर 4-5 जगह से आया तो फिर पता लगा। और अभी आप कंफर्म कर लेना, अब प्रोग्राम खत्म हुआ तो पूछ लेना। जस्टिस इजाज साहब ने कहा, वो हमजा साहब कहने लगे तो हम सो बेसिक वजह ये नफरत की अलामतें हैं, ये चीजें जो नफरत की अलामतें हैं कि आपसे नफरत लोग करते हैं। तो मैं समझता हूं बस करते हैं इस बात को। और अगली बात जो है कि मुझे ये अफसोस होता है कि इस वक्त मुझे मतलब आप बड़े सादगी, बड़ी शाइस्तगी से प्रोग्राम कर रही हैं, इस बात को जो लीगल फर्टर्निटी में मैं देखता हूं कि मतलब मंसूर कादर साहब जो आज हमजा साहब के अपना या उनके मजारी साहब के शायद थे वकील, उन्होंने भी, उनका भी मैंने इंटरव्यू पढ़ा वकील बनने से पहले, वो भी कह रहे थे कि ये आप कह लें कि पार्लिमानी पार्टी का हक है। बाकी भी सारी लीगल फर्टर्निटी जो है वो ये कह रही थी कि ये पार्लिमानी पार्टी का हक है। और बड़ा लॉजिकल है, ये बड़ा लॉजिकल है कि आप एक बंदे को डरा सकते हैं, एक बंदे को ज्यादा पैसे दे सकते हैं, लेकिन आप पूरी पार्टी अक्सरियत से लोटा बनना ये मुमकिन नहीं होता। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, फैसला दिया। सर आपका पॉइंट आ गया, मैं आगे बढ़ती हूं। एक मिनट। अच्छा, हामिदुल मशरिकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू मैं समझता बड़ी ही बेहतर दिन है आज कि यहाँ पे जमहूरियत आ रही है। ठीक हो गया। हामिदुल मशरिकी साहब, सर सबसे पहले तो ये आज जो पूरा दिन होता रहा है अदालत के अंदर, बुनियादी सवाल जो बार बार मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से पूछा गया उसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन समाअत को मुलतवी करने की बात की गई, फुल कोर्ट की बात की गई, ये कहा गया कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक जो नज़र-ए-ज़ानी केस है पहले उसको सुना जाए। तो सर ये बात आपको ठीक लगती है कि ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए गए और डिलेइंग टैक्टिक्स से हमजा शहबाज साहब को या जो मौजूदा हुकूमत है क्या फ़ायदा होगा? जी आयशा, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि बादी नज़र में अगर हम पूरे केस को देखें तो सिर्फ मेरिट की बात हो रही है। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बार बार तमाम वकला से एक ही बात कर रहे थे कि आप केस के मेरिट पे बात करें, आप फुल कोर्ट के मेरिट पे बात करें अगर आप कन्विंस कर सकते हैं। और जिस तरह के
आप भी कह रहे थे, मैं सिंपल सी बात समझता हूं एक कानून का स्टूडेंट होते हुए कि अगर इसमें आइन की तशरीह की जरूरत नहीं है और तारीख पाकिस्तान की 25 से 30 साल में सिर्फ 3 या 4 बार फुल कोर्ट बना है और ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए फुल कोर्ट की जरूरत हो, तो बिलाशुबा ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स के अलावा और कुछ भी नहीं था। और बार बार क्योंकि देखिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वजीर आजम हाउस में, इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि क्या वजीर आजम हाउस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए यूज होगा। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और क्या ये जो हुकूमत है ये फिर सुप्रीम कोर्ट से महाजराई की तरफ जा रही है क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि शायद फैसला इनके हाथ में नहीं आना, जबकि बहुत होता आयशा अगर जो हुकूमती वकला है सलाउद्दीन या इरफान कादर साहब या दूसरे केस के मेरिट्स पे बात करते, 63A पे बात करते, उस पैराग्राफ पे बात करते जिसकी बुनियाद के ऊपर दोस्त मजारी साहब ने ये फैसला किया कि उनके ख्याल में ये 10 वोट काउंट नहीं होने चाहिए। बहुत बेहतर होता अगर आर्गूमेंट की तरफ चले जाते। देखें 2-2.5 महीनों से पंजाब जो है वो बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के चल रहा है या एक ऐसी ट्रस्टी एडमिनिस्ट्रेशन पे चल रहा है जिससे पंजाब के मामलात रुके हुए हैं, मुल्की मईशत का बट्टा बैठ रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये कहा जाए कि जी फुल कोर्ट के लिए सितंबर तक अदालत इंतजार करे, तो मेरा ख्याल है ऐसी डिमांड करना ही आपकी मैलाफाइड इंटेंशंस को जाहिर कर देता है। अदालत ने 2-3 चीजें देखनी होती हैं। एक ये देखना होता है केस का मेरिट क्या है, एक ये देखना होता है कि पिटिशनर की जो पिटीशन है, जो इस्तदा है, ये कितना अर्जेंट मैटर है, कितना जल्द इसका सोल्यूशन होना चाहिए। और देखें बार बार एक चीज समझ आती है कि 186 वोट वाले को फिलहाल आपने बाहर बिठा दिया, 179 वोट वालों को आपने वजीर आला का चार्ज दिया हुआ है, जिन्होंने 63 रुकनी काबीना 24 घंटों के अंदर बना दी, जिसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन उठना चाहिए था कि क्या अबूरी वजीर आला का ये इख्तियार है। लेकिन मैं कहूंगा कि अदलिया सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। वो सिर्फ केस के मेरिट बुनियादी नुकात के ऊपर हैं, उन्होंने किसी और बात पे बात नहीं की थी। कि अभी तो इस पे बात ही नहीं की कि दोस्त मिजारी साहब के पास लेटर कहां से आया, क्या वो प्रोसीजरल लेटर की ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके अंदर जो है क्या वो चोई शुजात साहब को समझ भी आई है या नहीं इस उम्र में, उनकी फिजिकल सिचुएशन, उनकी बीमारी और उन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो मेरा ख्याल है एक आम फहम आदमी या साइकियाट्रिस्ट भी ये बात कह सकता है कि चोई शुजात साहब इतना मुदल्लल या डिटेल्ड लेटर लिख ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब एक इतने क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए कोई और रास्ता ढूंढा जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये पंजाब की जो अवाम है और ये जो पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ बड़ा खतरनाक खेल है, खतरनाक खेल खेला जा रहा है। सही सही, ठीक है। हैदर वहीद साहब सर आपसे ये सवाल है, पहले अबूरी वजीर आला बना दिया गया हमजा शहबाज साहब को, उसके बाद हमने 2 रोज़ पहले देखा कि उनको पीर तक के लिए कहा गया अदालत की जानिब से कि आप बहुत मोहतात रहें, आप ट्रस्टी वजीर आला हैं। लेकिन इन 2 दिनों के दौरान ही 63 रुकनी काबीना ने हल्फ भी उठा लिया। सर एक ट्रस्टी वजीर आला के बारे में बताइएगा कि क्या आइन में ये मौजूद है, इस तरह की कोई गुंजाइश निकालना कि ट्रस्टी वजीर आला, और अगर है तो क्या उसके पास ये इख्तियार है कि वो इन इतने से वक्त के लिए अपनी काबीना भी तश्कील दे दे? देखें आइन में तो एक्चुअली अबूरी वजीर आला या ट्रस्टी वजीर आला या केयर टेकर वजीर आला या एक्टिंग वजीर आला की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक असम्बलियाँ मौजूद हैं। या तो असम्बली रिजॉल्व हों या असम्बलियाँ अपनी मुद्दत कर चुकी होती तो फिर बात अलग थी। तो ये बेसिकली इसको इस तरह देखना चाहिए कि जो ट्रस्टी वजीर आला की बात है ये बेसिकली कानूनी हुक्म के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात जो हमजा शरीफ साहब के हैं उनको महदूद किया आर्जी तौर पर। तो इसको इस तरह देखना चाहिए। अब उसमें स्पेसिफिकली ये तो नहीं कहा कि आप काबीना बना नहीं सकते, लेकिन जाहिर है कि जब इस तरह का केस था और 2-4 दिन रुका जा सकता था तो फिर भी काबीना बनाने के पीछे हो सकता है कुछ सियासी मामलात हों। सियासतदान जो हैं वो जाहिर है कॉम्पनसेट भी करते हैं अपने साथियों को। हो सकता है कि वजीर का हलफ लेना जो है वो एक लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है, तो वहाँ भी कुछ ऑब्लाइज भी हो गए लोग। दूसरा एक तासुर भी मिला के देखें, अब सिर्फ आप वजीर आला को नहीं पूरी काबीना के इतने सारे लोगों को भी हटाने की बात आ गई है और वो तो तैयार हैं लोगों का काम करने के लिए। लेकिन अगर फैसला अलग आ गया तो सब कुछ जो तैयार है वो फिर से सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। हो सकता है ये तासुर देने की कोशिश हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई कानून में बंदिश नहीं है हमजा शहबाज पे कि उन्होंने ये काबीना तश्कील क्यों।
जी सही सही है सर। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप जो है आपको इजाज़त होगी। मरियम नवाज साहिबा का एक बयान आया इस फैसले के बाद। वो कहती हैं कि जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से ख़तरा रहता है, क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर-ए-आम पर आ जाती हैं और लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन और कानून नहीं, ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया है। ईमानदार जजेस के शामिल होने से सर इसका मतलब क्या समझा जाए? वो कह रही हैं कि अगर फुल कोर्ट बनता है तो उसके अंदर ईमानदार जजेस भी आएंगे, यानी कि जो मौजूदा बेंच है क्या उनकी ईमानदारी पर शक किया जा रहा है उनके इस बयान के मुताबिक, और क्या ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है? देखिए, अदम एतमाद तो वो का इजहार सुबह भी कर चुकी थी। आई थिंक ये थोड़ा उनकी डिसअपॉइंटमेंट का भी इजहार है। वो तवक्को यही कर रही थी कि ऐसा होगा। देखें, सियासी लीडरान के बयानात को थोड़ा सा एक अलग तरह से देखना चाहिए कि मैं इसको तौहीन अदालत के ज़ुमरे में इसलिए नहीं लाना चाहूँगा क्योंकि इस तरह की बात को प्रैक्टिकली आप सियासी लीडरों की बातों को अगर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में लाते जाएंगे तो फिर अदालत का भी जो वकार है वो भी मजरू होने का खतरा होता है, क्योंकि सियासी लीडरान जो है वो अकेले नहीं होते, उनके पीछे फिर करोड़ों लोगों के जज्बात भी जुड़े होते हैं। तो किसी को तौहीन अदालत की सजा देना ही से मैंने ये पूछा इसलिए क्योंकि माजी में हमने देखा है कि कुछ इसी तरह के बयानात के ऊपर बहुत से सियासी रहनुमा जो हैं वो अपनी पार्लियामेंट की सीट भी खो चुके हैं, नाअहल भी हो चुके हैं। तो इस लिहाज से मैं आपसे ये जानना चाह रही थी। देखिए, मेरे ख्याल से अदालत दरगुजर करेगी इस बात पे। ये उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट और अदम एतमाद का इजहार ज़रूर किया है। वो एक बहुत बड़ी लीडर हैं और मेरे ख्याल से अदालत जो है वो अपना काम और अपने केस पे तवज्जो रखेगी और मेरा नहीं ख्याल कि इसको जो है वो कोई इस पे कोई रिएक्शन आएगा अदालत की तरफ से। ये मेरा ख्याल। ठीक हो गया। हैदर वहीद साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन कर। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना एहसान अफजल साहब, सर फुल कोर्ट की इस्तदा जो थी वो मुस्तरद हो गई है, लेकिन हुकूमती रहनुमाओं के बयान मुसलसल सामने आ रहे हैं कि अब हमें चाहिए ही फुल कोर्ट, उससे कम में हम नहीं मानेंगे। अब कल सुबह 11:30 बजे आप लोग परसू करेंगे या फिर वाकई में अदालती बॉयकॉट का फैसला किया है? देखें, पार्टी पॉलिसी इसके ऊपर सामने आ जाएगी, लेकिन हमारी जो डिमांड्स हैं वो बड़ी सिंपल हैं। कोई वजह नहीं है कि ये जो डिमांड है वो हमें डिनाई की जाए। जब एक लीगल फिटर्निटी, अब कौम की मेजॉरिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए वो समझती है कि ये ज़रूरी हो गया है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, इधर अभी चीमा साहब ने पूरी एक हिस्ट्री बताई, तो मुझे भी इजाज़त दें, मैं भी ज़रा अपनी कहानी बता दूँ कि ये मुल्क को 20,000 अरब के कर्जे में डाल के, इस मुल्क के सर्कुलर डेट को 1.5 गुना करके, इस मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेल के, यू टर्न लेके, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में डाल के फिर इन्होंने आइन शिकनी की। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आइन शिकन बन गए ये, और उस पे जो है फिर इन्होंने हट तरमी इनका गवर्नर करता रहा। पंजाब इसलिए नहीं चला क्योंकि इन्होंने रोरे अटकाए, इस मुल्क को चलने नहीं दिया गया। और फिर देखा जाए जो इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये है कि इस मुल्क के अंदर एक जाली साजिश का बयानिया लेके, XY को इल्ज़ाम देके, झूठ बोल के अवाम को गुमराह करके फिर ये कुछ साबित नहीं कर सकते। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, फिर इन्होंने पैसों के इल्ज़ामात लगाए, अब वो भी साबित हो गया कि कोई पैसा भी नहीं चला, जो पार्टी हेड है उसने दे दिया। तो ये पूरे एक झूठे बयानिए के ऊपर ये सियासत करते रहे हैं, अवाम को तकसीम करते रहे हैं और इंतशार फैलाते रहे हैं। एक तो ये चीज़ में रखना चाहता था। देखें, बाकी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसमें सवालात उठते हैं कि एक 7 वोट जो यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन था जो उनसे चुराया गया, उसके ऊपर क्यों नहीं सुनवाई हुई? रातों को जो अदालतें खुलती है, क्यों नहीं आज खोलते अदालत और यूसुफ रजा गिलानी का फैसला करते कि वहां क्या हुआ? ये लोग सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? जब आप नवाज शरीफ को जो है तो वहीं से हुआ था ना, जब अदम एतमाद हुई थी। ये तो पीटीआई वाली बात कर रहे हैं ना, कि पीटीआई ये तनकीद करती थी रातों को आप अदालत खोलते हैं, अब आप भी ये बात करने लगे। देखें, हमारी कोई डिमांड नहीं थी कि अदालत खुले, वो खुली, उसके बाद पीटीआई की बदमाशी की वजह से 12 दफा और खुल गई। खैर, मैं ये कह रहा था कि नवाज शरीफ जब पार्टी हेड थे तो कहा गया कि ये पार्टी हेड ये अब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, पार्टी हेड है। हमारा मौकफ था कि ये अब पार्लियामानी हेड नहीं है, तो कहा गया कि पार्टी हेड पार्लियामानी हेड भी होता है और उनको फारिग कर दिया गया। तो आज ये जो एक लार्जर बेंच था उसके फैसले के भी
बड़ा सिंपल सा है आयशा, ये फैसला मुश्किल नहीं है। अगर पार्टी की हदायत चलेंगी, पार्लिमानी पार्टी की हदायत चलेंगी, तो फिर जो 25 बंदे आपने निकाले वो नहीं निकलते, क्योंकि वो पार्टी हेड की डायरेक्शन के ऊपर निकले, वो रिवर्स हो जाता है। और अगर वो चलेगा तो देखें, बहुत लोगों का जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनका ख्याल है कि जो 63A की तशरीह हुई है वो आइन लिखने के मुतरादिफ है कि आपने आइन को इंटरप्रेट नहीं किया, आपने आइन के ऊपर इजाफा किया है, तो वो भी जो है वो उसके ऊपर भी अपील है, वो क्यों नहीं सुनी जा रही। तो इन सब चीजों को क्लब करने की जरूरत है। और आज सबसे जरूरी ये है, लेकिन सर सवाल ये भी है ना राना एहसान अफजल साहब के आर्टिकल 63A की तशरीह अभी तो नहीं की ना सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो माजी में की। तो आप आज ही इस मामले को लेकर जब आपको ये नजर आने लगा कि आप इफेक्टिव होने वाले हैं इस तशरीह से, तो आप इस मामले को अदालत लेकर पहुंच गए। नहीं, उस पर अपील फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट की बार की तरफ से, उस पर क्यों नहीं फैसला होता? देखें, ये आज की बात तो नहीं है, पहले की बात है। वो पहले की बात है, लेकिन सर आज ही इस मामले को लेकर आप लोग भी अदालत में गए हैं ना। आज भी आप लोगों ने कहा कि इस मामले को छोड़ें, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के मामले को छोड़ें, पहले इसके ऊपर बात करेंगे। वही बात है तो पीटीआई ये कहती थी तहरीक अदम एतमाद के मामले में कि पहले आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए, उसके बाद वोटिंग की जाए, लेकिन उस वक्त तशरीह नहीं की गई बल्कि अदम एतमाद के बाद की गई थी। आज आप उसी पोजीशन में खड़े हुए हैं जब पीटीआई उस पोजीशन में खड़ी हुई थी जिस वक्त। जी राना साहब, ऐसी बिल्कुल कतन कोई बात नहीं है। अगर आपने 63A की तशरीह के मुताबिक चलना है तो पार्टी हेड जो है वो ऑथराइज्ड है और उसका फैसला चलना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं समझता हूं इसका एक ही सोल्यूशन है कि फुल कोर्ट बिठाया जाए, लार्जर बेंच बिठाया जाए। और अगर वो नहीं बिठाया जाता तो मैं समझता हूं कि ये लोगों का एतमाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उठ जाएगा, मेजॉरिटी पार्टीज का एतमाद सुप्रीम कोर्ट से उठ जाएगा। और ये नुकसान जो समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी को होना है, सबसे ज्यादा नुकसान सुप्रीम कोर्ट की साख को होगा। ये इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है। ठीक है जमशेद इकबाल चीमा साहब, सर आज पूरा दिन बल्कि पिछले 2 दिन हमने देखा कि जो हुकूमती रहनुमा है वो बड़े अग्रेसिव और फ्रंट फुट पर हमें नजर आए, इदारों पर तनकीद भी करते रहे, दबाव में भी लाते रहे, प्रेशर डालने की कोशिश भी की गई, लेकिन पीटीआई थोड़ी सी बैकफुट पर लगी है। इसकी वजह समझ नहीं आ रही सर। देखें, हम इसे देखें, ये सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, 12 प्रेस आज तो सारे लोगों ने इकट्ठी बैठी। कल शाम तक हमने गिन रहे थे क्योंकि एक मॉनिटर हो रही थी। कल इन्होंने 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तलिफ लोगों ने। आज 10-12 बंदे इकट्ठे बैठ के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। ये हम मुस्लिम लीग नून की या PDM की वर्सेस PTI, हम इसे जंग नहीं बनाना चाहते। ये अल्फाज की जंग नहीं है, ये फिक्रेबाजी नहीं है, ये एक लीगल मैटर है। लीगल मैटर में हम हिस्सा नहीं लेना चाहते। हम वहां जाके लीगल मैटर को वहां जाके दलाइल देना चाहते हैं। हम इसको बाहर सड़कों पे या टीवी पे या मीडिया पे नहीं लड़ना चाहते। सो हमने इसलिए इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। बेसिक बात है। दूसरी बात यह है कि देखें, मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ क्या है। मुस्लिम लीग नून ने माजी में देखें तो 3 चीज़ों को मैनेज किया, मीडिया को मैनेज किया और फिर आपके लिए एस्टेब्लिशमेंट को मैनेज किया। इनकी कहीं भी गवर्नेंस में अवाम आए ही नहीं है। अब चूंकि हालात मुख्तलिफ हैं कि आप कह लें कि मुल्क की आबादी बढ़ गई, थोड़ी तरक्की हो गई, तरक्की आज लोगों की ज़रूरियात डिफरेंट है, एनर्जी रिलेटेड ज़रूरियात हैं, तो 3 महीने 100 दिन के अंदर ये पार्टी एक्सपो गई। और इन 100 दिनों में इन्होंने ये पुराने जो 3 एक्सपीरियंस था काम करने का, 3 मैंने तबके बताए जिनको मैनेज करने का, उनको तो आज भी बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं। आज भी सारा मीडिया उनके साथ है। लेकिन जो अवाम की गवर्नेंस थी वो नहीं कर सके और आज 40% से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई इस मुल्क में। और फिर ये कि बिजली दुगनी महंगी हो गई, फिर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गई, आपकी बात की तरफ जा रहा है। तो ये एक मिनट। अच्छा, दूसरी बात इसमें राणा साहब अपनी बारी बात करें प्लीज, आप बड़े समझदार आदमी हैं। सो आप कह रहे हैं कि ये जो हुआ है वो अब इन्हें किसी ने बताया कि पीटीआई ने या साफी कुछ लोग आप कह रहे हैं जैसे कहते हैं शाह का वफादार, उन्होंने कहा जी आप चुप कर रहे हैं, पीटीआई जो है वो एहतजाज करती है। इसलिए भाई एहतजाज करना अपोजिशन का काम होता है, एहतजाज करना गवर्नमेंट का काम नहीं होता। तो इन्होंने वो लाइन ले ली कि आज कल 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आज सारे इकट्ठे बैठ के, और फिर दूसरा मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डाला जाए। मैं समझता हूँ ये तरीका नहीं है, गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता
गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस है और गवर्नमेंट का काम इंसाफ देना है। मैं समझता राणा साहब जो बात कर रहे हैं फुल बेंच की मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन आज आपने ये फैसला होने देना है। आप एक गैर कानूनी बंदा बैठा हुआ जिसकी लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वजह ही नहीं कि उसको बैठा हो कि असम्बलियां भी मौजूद हो और वो वहां पे आप कह लें कि अबूरी वजीर आला, वो फलाना वजीर आला, फलाना वजीर आला, उसका होना का मतलब ही कोई नहीं। वो जाए घर, जिस बंदे ने 186 वोट लिए हैं उसको दें और उसके बाद आप चले जाएं फुल बेंच में चले जाएं, लार्ज बेंच पे चले जाएं, फिर फैसला हो जाएगा। आप अपना केस लड़ें, आपके हक में केस आ जाता है तो आना चाहिए। दूसरी बात जो है कि जिन 10 लोगों ने वोट दिया है, वो 10 लोग तो आज भी अदालत में खड़े हैं कि हम वोट देना चाह रहे हैं। और फिर मेरा ख्याल है ये भी डेफिनेट है कि अगर पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत जो है जिधर वोट देती है वो डिफेक्शन क्लास नहीं होती, जो मिनॉरिटी होती है उस पर डिफेक्शन क्लास होती है। सो उस पार्लिमानी पार्टी के या आप कह लें कि पूरा जो प्रोसेस करके आए उन्होंने वोट दिए, तो आपने अगर एक बंदा लोटा हमारा खरीद के उसके थ्रू आप फैसला गलत करा के आप अगले कई साल हुकूमत करना चाह रहे हैं। भाई देखें, हुकूमत आपने जो पहले किया आज तक वो की कि आपके पास वोट था आपने हुकूमत कर ली। अब आपके पास वोट नहीं है, और वोट जो नहीं है वो वजह यह है कि आपके करतूत ऐसे थे कि आज आपका कोई बयानिया अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारा बयानिया एक्सेप्ट कर लिया। लिहाजा आज आपको वक्फा देना होगा, वो 5 साल हो, वो 10 साल हो, वो 15 साल हो, वो 15 दिन हो, वो आपको वक्फा देना होगा। ये जो बयानिया की आप बात कर रहे हैं, ये जो बयानिए की आप बात करें, आपको क्या लगता है अभी जो थोड़ा सा हम बयानिए में शिफ्ट देख रहे हैं खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की सियासत के अंदर, ये उसी चीज का इदराक है जो जावेद लतीफ साहब ने भी बात की थी कि इमरान खान साहब जो बयानिया लेके चल रहे हैं वो बेसिकली नवाज शरीफ का बयानिया था। इनको समझ आ रही है कि वापस उसी बयानिए के ऊपर जाना पड़ेगा हमें? मैं कहता हूं कि इस बयानिए पे जाना चाहिए, लेकिन फिक्स मैच नहीं होना चाहिए। ये फिक्स मैच करके बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, इस वक्त हुकूमत ली इन्होंने, अकलियत होते हुए हुकूमत ली, डंडे के जोर पे हुकूमत ली। लिहाजा जो आपने हरकतें की हैं उसको अवाम ने समझ लिया। अब आपको बताना पड़ेगा कि अब आप बीबे बच्चे बन गए, आप मुल्क के दोस्त बन गए हैं, आप मेरिट पे आ गए हैं, आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, आपने बड़ा अच्छा काम किया था, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा था, हमजा का बड़ा अच्छा था, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, वो कानून तो वो अच्छा हो जाएंगे। आपको ये बताना होगा। वो आप 5 साल में लोगों को समझा लें, वो 15 दिन में समझा लें, वो 15 साल में समझाएं, वो समझाए बगैर आप आना चाहेंगे तो ये 2 नंबरी होगी। ये फिक्स मैच होगा। ये 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस आप किसी बड़े आदमी से इजाजत लेके 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आवाम को बेवकूफ बना लेंगे। जिन लोगों ने पैसे लिए इसमें, जिन लोगों ने शहबाज शरीफ से ज्यादा पैसे लिए, जरदारी से ज्यादा पैसे लिए, जिन लोगों ने अमेरिका से ज्यादा पैसे लिए, वो नजर आ रहे हैं लोगों को, जिन लोगों ने मुल्क का नुकसान किया उन्हें जाना पड़ेगा। मशरकी साहब की जानी पड़ती है। राणा साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ, आपको पूरा मौका दूंगी जवाब देने का। जिसको साबित कर रहे हैं उसको पता है, उसको तकलीफ हो रही है। ठीक है चीमा साहब, उसको तकलीफ हो रही है। चीमा साहब मुझे आमिर मशरकी साहब की जानी बढ़ने दें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप ऑफर कर रहे थे राणा साहब, आती हूँ मैं आपकी तरफ, आपसे जवाब लेती हूँ, पूरा मौका दूंगी। हामिदुल मशरकी साहब, अंसार अब्बासी साहब जो हैं बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक दावा किया था 2 रोज़ पहले कि जी जो हमारे इदारे हैं उन्होंने सॉफ्ट इंटरवेंशन जो है उसके बारे में बात की, नरम मुदाखलत की बात की कि अगर मुल्क इससे सही राह की तरफ चलेगा या मुआशी इस्तेहकाम आएगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। बाद में फिर ISPR की जानिब से तरदीद भी आ गई, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो सकता हो, क्योंकि इदारे तो कहते हैं ना कि हम न्यूट्रल हैं, ए पॉलिटिकल हैं, लेकिन मुल्क के लिए क्या कोई दरमियानी राह निकाली जा सकती है इस सिलसिले में? आयशा, देखें, जिस इकोनॉमिकल टर्मोइल से मुल्क गुजर रहा है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसके अंदर मैं नहीं समझता कि कोई भी इदारे ए पॉलिटिकल रह सकते हैं या रह सकेंगे। और ये जो नरम बात है, ये दरअसल मामलात को अगर सुलझाने की तरफ है तो मेरा ख्याल है कि इसमें PTI हो या कोई भी हो, वो सब इसकी हिमायत ही करेंगे, चाहे वो एलानिया ना भी करे। बात ये है कि अगर हमें एक बात समझनी है कि पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाना जरूरी है। कंट्री को आप डिफॉल्ट की थ्रेट पे ले गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इलेक्शन का ऐलान करने के लिए या अगर कोई मामलात को बेहतर सिमत पर ले जाने के लिए अगर PTI या PMLN, दोनों के लिए मैं कहता हूं, दोनों के लिए कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम को चलाना है तो उसके लिए जरूरी ये है कि इलेक्शंस की तरफ अगर जाना है तो उसका ऐलान करके एक रोड मैप दे दिया जाए। उसका फायदा सिर्फ ये होगा
अनसर्टिनिटी है, इससे थोड़ा सा बचा जा सकेगा। अगर हुकूमत ये समझती है कि उनकी मेजॉरिटी भी कायम है और वो पंजाब में हुकूमत भी अगर उनकी बननी है और वो सारा कुछ बनना है तो फिर भी देख लें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि नविश्ता दीवार ये है कि ना तो अब किसी भी सूबे में PMLN की गवर्नमेंट रह जाएगी और ना ही कहीं और, तो फिर एक इस्लामाबाद के वजीर आजम बन के तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ खुद को भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। और एक मैं आखिर को बताऊं, तो बयानिए की बात हो रही है आयशा, बिल्कुल होता यह है कि जैसे ही आपके खिलाफ कोई भी फैसला आता है या पॉलिटिकली आपको लगता है कि आप इससे कोई फायदा उठा सकते हैं, इस बयानिए से बना करके हमसे कोई नाइंसाफी हो रही है या हमसे कोई प्रेजुडिस सलूक हो रहा है, तो ये तो पॉलिटिकल गेम्स होते हैं। अवाम अब इसको समझते हैं। मेरा ख्याल ये है कि लेट द पब्लिक डिसाइड, और जो अदालत का काम तो अदालत को करने दें। जो मैटर सब ज्यूडिस होते हैं उनको इतना ज्यादा हम पॉलिटिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मेरा जाती ख्याल ये है कि अदालत अगर फैसला कल दे देती है या परसों दे देती है तो मामला जो है ये हल की तरफ जाएगा। उसके बाद वो PTI PMLN की तरफ से कोई प्रोटेस्ट आए या कुछ भी आए, लेकिन वो एक पॉलिटिकल गेन के लिए तो हो सकता है, लेकिन सिस्टम को चलाना चाहिए। सिस्टम जो है ना उसको इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। और जिस तरह राणा साहब हामिद साहब ये जो सवाल मैंने किया था अभी चीमा साहब से, यही मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी। आपने क्या ऑब्जर्व किया है पिछले 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि कुछ मुबस्सरीन जो है वो ये भी कहते हैं कि अग्रेशन जो है वो हमें मुस्लिम लीग नून की सियासत में नजर आया, PTI जो है वो थोड़ी सी जरा हमें खामोश नजर आई है, ये बैकफुट पर कह लें आप नजर आई है। आपने महसूस किया ये? मैं ये कहूंगा कि PTI असल में इस वक्त थोड़ा सा उन्होंने जो हार्ट लिया है, स्लो हुआ है, वो चाह रहे हैं तेल देखो और तेल की धार देखो। दूसरी जानिब जावेद साहब से लेकर और मरियम बीबी से लेकर ये जो सारे एकदम से अपना बयानिया थोड़ा सा बदलना चाह रहे हैं, इसका मकसद उनकी ये जो 17 जुलाई को जिस तरह ये इलेक्शन में इनको डिफीट हुई है वो इसीलिए हुई है कि उसके अंदर ये इनको नजर आ रहा था कि इन्होंने उन अरकान को वोट टिकट्स दी जो कि ऑलरेडी मुनहरिफ हो चुके थे। वो सारा अब कोशिश ये है, अंग्रेजी में लफ्ज यूज होता है डैमेज कंट्रोल। मुस्लिम लीग नवाज है वो डैमेज कंट्रोल करना चाह रही है, अपना पॉलिटिकल डैमेज। लेकिन मैं साथ कि इतना आसान नहीं होता जब आप खुद पावर में होते हैं। एक तरफ से आप हो पावर को एंजॉय करें और दूसरी तरफ आपके वजीर दाखिला खुद कह दें कि हम अदालतों पे एतमाद नहीं करते। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल होती है। एक वजीर दाखिला जो वफाक का नुमाइंदा है वो कैसे कह सकता है कि हम अपने ही एक बड़ा सबसे जो इदारा है उस पर एतबार नहीं करते। सिर्फ बात यह है आपने अभी बड़ी एक मैं पॉइंट की बात में, अगर आपने ये बयानिया बनाना है तो फिर आपको ऑपोजिशन में तो आपका ये बयानिया चल सकता है, हुकूमत के अंदर आप इदारों पर तनकीद नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो उसको ना तो पब्लिक इतने आराम से एक्सेप्ट करेगी ना आपका वोटर करेगा, चाहे वो हो चाहे वो तनकीद। एकदम से नैरेटिव शिफ्ट जो है वो नहीं हो सकता है, और खास तौर पर अगर आप हुकूमत में रहते हो। ठीक है, राना एहसान साहब की तरफ में आऊंगी, उनको मैंने टाइम भी देना है, आप रिस्पॉन्ड भी कर लीजिएगा और साथ मेरा एक सवाल भी ऐड कर लीजिए। राना एहसान साहब, तलाल चौधरी साहब जो है उनका बयान है, वो कहते हैं कि हमें जबरदस्ती इलेक्शन में ना धकेला जाए। कौन जबरदस्ती धकेल रहा है हुकूमत को इलेक्शन की तरफ? जो हम कह रहे हैं कि एक लार्जर बेंच होना चाहिए, फुल कोर्ट होनी चाहिए, शायद वो इशारा उनकी तरफ कर रहे हैं। ये कह रहे थे पावर एंजॉय कर रहे हैं, हम पावर एंजॉय नहीं कर रहे। पावर एंजॉय वो कर रहे थे जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर 20,000 का कर्जा लिया और एक ईंट यहां नहीं लगाई, इस मुल्क को फाइनेंशियल दलदल में फंसाया, 4 वजीर खजाना तब्दील किए, कोई डायरेक्शन नहीं थी इकोनॉमी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस छोड़ के गए। इनका गंद हम साफ कर रहे हैं मुश्किल फैसले करके। हमें शौक नहीं था पेट्रोल महंगा करना, बिजली महंगी करनी, हमने IMF का ये मुआहदा बहाल करा के इस मुल्क की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया है, इनका गंद साफ किया। और ये मुमकिन नहीं है कि जिस जमात को जिंदा किया गया, बनाया गया, इंस्टॉल किया गया, सिलेक्टेड हुकूमत थी, उसका गंद हम साफ करें। आयशा, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी, तो मेरे ख्याल से वो वापस भी आ सकते हैं हामिद साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लाजमी है। राना साहब, हामिद साहब सवाल करना चाह रहे हैं। जी हामिद साहब, जो धमकियों की और बदमाशी की सियासत कर रही है, इनकी सियासत को नहीं हम चलने देंगे। जी हामिद साहब, आप बोलिएगा। आप समझते हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए, तो क्या आप ये तजवीज देते हैं सुबह अदालत को जी कि अभी जो ट्रस्टी वजीर आला है वो परवेज इलाही को बना दे, क्योंकि 186 वोट है, और फिर चाहे 3 महीने केस चलता है चलने दें, और आप सुबह ट्रस्टी वजीर आला फिर परवेज इलाही को बना दे। नहीं है 186 वोट,
186 वोट नहीं है। उस पार्टी सदर ने कहा है कि मेरे 10 वोट जो हैं वो परवेज इलाही की कैंडिडेसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले भी फैसले हो चुके हैं जो पार्टी सदर की जो उसकी ऑथराइजेशन है, अथॉरिटी को डिफाइन कर चुके हैं, उससे मनफी फैसले नहीं होने चाहिए। 63A की तशरीह क्लियर है, पार्टी सदर की डायरेक्शन मौजूद है, कोई मेजॉरिटी नहीं है इनके पास। अदालत को बता दो। ये बात राणा साहब चीमा साहब कह रहे हैं यही वाले दलाइल अदालत में जाकर दे देने चाहिए थे, तो शायद लटकता ना। सारे दिन में आपने नहीं दिए, आपने ना लाहौर में दिए ना यहाँ दिए। बिल्कुल देंगे, लेकिन ये फुल कोर्ट को देंगे, ये फुल कोर्ट को देने चाहिए जो हमारा हक है। हमें फुल कोर्ट दें, हम सारे दलाइल दे देंगे। अच्छा राणा साहब ये बता दें, कल आप आएंगे, अदालती कार्रवाई में आएंगे, ये आखिर में ये बता दीजिए। चीमा साहब मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। राणा साहब कल अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट तो नहीं होगा? जो है वो जो भी जी देखें, जो पीडीएम जो इसके ऊपर फैसला करेगी, मेरे पास अभी कोई फैसला नहीं आया है, मुशावरत के साथ जो फैसला होगा उसके मुताबिक आगे चलेंगे। ठीक है जी चीमा साहब। आयशा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। कहता हूं कि हमें मैंडेट एक दूसरे का मानना चाहिए। ये मैंडेट को माने बगैर ना कोई चारा है, ना कोई इससे अवॉइड कर सकता है। लिहाजा अब इनके पास मैंडेट नहीं। यही तो मैंडेट ही तो नहीं आपने माना। मैंडेट मानते तो आप पंजाब अब तक चल रहा होता, आपने पंजाब को राणा साहब अब चीमा साहब को करने देना, चीमा साहब को करने दे। लास्ट 2 मिनट्स है, मैंने 1 मिनट ना हामिद साहब को भी देना है। जी चीमा साहब 1 मिनट। जी मैं कह रहा हूं कि मैंडेट को मानना चाहिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करे, और जमहूरी कदरें भी यही हैं। तो लिहाजा आपसे जो बात है मशरकी साहब ने की, वही मैं कर रहा था कि देखें आपका बंदा 3 महीने अनलॉफुली वज़ीर आला रह गया। आप तो जिस बंदे ने इलेक्शन जीता है उसको दें, उसके बाद आप बड़े चले जाएं, दोबारा अपील में चले जाएं, इसमें कोई हर्ज है? आप चाह रहे हैं कि आप जाली तरीके से हुकूमत करते रहें। भाई ऐसा नहीं होता। फिर ये है कि इन अदालतों ने, इसी अदालत ने या इन्हीं जजेस ने आपको जाली तरीके से आपने हुकूमत की है। हमें तो इस बात पे ठीक हो गया, इसी बात पे इतराज है। सर आपका पॉइंट आ गया। हामिद मशरकी साहब, चीमा साहब अब हामिद मशरकी साहब को मौका दे दें। बीबी मरियम बीबी को चीफ जस्टिस बना दें आप। ठीक है हामिद मशरकी साहब जी। आयशा मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर पीडीएम ये फैसला करती है कि कल उन्होंने अदालत में नहीं जाना है, तो इसका इनको पॉलिटिकल डैमेज ही होगा, बल्कि इससे बहुत बेहतर होगा कि ये कंटेस्ट करें। जैसे कि आज मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा जी कि आपके वकला बड़े अच्छे दलाइल दे रहे हैं पीएमएलएन के, कानून के भाग कर मेरा नहीं ख्याल आप पीएमएलएन को कोई फायदा होगा। जी फैसला आ गया है। हामिद मशरकी साहब और हमारे बाकी जो मेहमान हैं, चले उन्होंने कह दिया है, अभी इस वक्त पीडीएम सरबराहान बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि फुल कोर्ट ना बनाने का फैसला जो है उसको वो मुस्तरद करते हैं, और अदालत ने जो फैसला दिया है उसको वो नहीं मानते हैं। फाइनली ये आ भी गया है। लेट्स सी ये कल जाते हैं अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करते हैं नहीं, लेकिन हामिद मशरकी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये नहीं जाते बॉयकॉट कर भी इनको पॉलिटिकली नुकसान ही होगा। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।